आपका आज की क्लास में सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश जो आप सब के लिए हैं कि आप सब हेडफोन का इस्तेमाल करें। वीडियो के कंटेंट को जल्दी और कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.5x पर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो प्रश्न आ सकता है आपका कि सन 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग की मुख्य संस्तुतियां कौन कौन सी थी। यह प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के विषय में सन 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आ सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग के विचार लिखिए। यह प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण के विषय में हंटर आयोग के क्या सुझाव थे। या भारतीय शिक्षा आयोग कहेगा तो भी हंटर आयोग है, 1882 का है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में आएगा तो लिख देंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगी। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882, 1882 हंटर आयोग कहते हैं इसे। तो इसके सुझाव क्या थे? सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, दैट इज हंटर कमीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यानी कि हंटर आयोग ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत जांच करने के बाद में प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में क्रमशः निम्नलिखित सुझाव और संस्तुतियां प्रस्तुत की। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, नीति भारतीय शिक्षा आयोग ने वायसराय की इच्छा अनुसार प्राथमिक शिक्षा की जांच पर विशेष ध्यान दिया और उसमें प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए। केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी तैयार करना नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कौन सी भाषाएं होनी चाहिए? भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करना चाहिए जो विद्यार्थियों को स्वावलंबी बना सकें। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्यों को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह निम्न पदों पर नियुक्तियां करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दे जिन्हें पढ़ने लिखने का सामान्य ज्ञान हो। पॉइंट नंबर 6, भारत की पिछड़ी जनजातियों आदि की शिक्षा का भार सरकार को वहन करना चाहिए। यानी कि जो भी भारत के अंदर पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन सब का भार सरकार को वहन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग की आख्या के अनुसार जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, उसका प्रसार और उसका सुधार भी शिक्षा के क्षेत्र का अंग घोषित किया, जिसकी ओर राज्य से अनवरत प्रयास पहले से ही आधिकारिक मात्रा में यानी कि अब केंद्रीभूत किया गया है इसको। पॉइंट नंबर 2, जो बातें समझ में नहीं आ रही अगर एक दो बार सुनेंगे तो वो बात ध्यान में रहेगी। पॉइंट नंबर 2, प्रशासन की बात करते हैं। तो इंग्लैंड में 1870 में एवं 1876 में शिक्षा अधिनियमों यानी कि एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व कंट्री काउंसिल को दिया गया था। किसको दिया गया था? कंट्री काउंसिल को दिया गया था। और इसका अनुकरण कर लॉर्ड रिपन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन का भार जिला परिषदों यानी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपल
बोर्ड को सौंप दिया था। और इस प्रकार से इस व्यवस्था के द्वारा सरकार ने जनसाधारण को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व अपने को मुक्त कर लिया था। जो इसका उत्तरदायित्व था उससे अपने आप को मुक्त कर लिया था। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है आर्थिक व्यवस्था। पॉइंट नंबर 3 आर्थिक व्यवस्था। तो प्राथमिक शिक्षा के आय और व्यय के संबंध में आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किया। आय के साधनों के संबंध में आयोग का विचार है कि प्रांतीय सरकारें और स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए एक एक पृथक कोष की व्यवस्था करें, अलग अलग कोष बनाएं। व्यय के संबंध में आयोग का सुझाव था कि ग्रामों और नगरों से प्राथमिक विद्यालय के कोष पृथक पृथक कर दिए जाएं, जिससे ग्रामों में व्यय की जाने वाली धनराशि नगरों में व्यय न की जा सके व्यय न हो सके। आयोग ने यह भी संस्तुति की कि जो धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की जाती है वह अन्य शिक्षा के लिए प्रयुक्त न की जाए। चौथी बात की कही गई है पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम का निर्धारण का विषय आयोग ने प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ दिया? प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया। और स्थानीय आवश्यकताओं, रुचियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करें। ये कहा गया भाई जैसी आवश्यकताएं हैं, जैसी रुचियां हैं बच्चे की और जैसी परिस्थितियां हों उसी को ध्यान में रख करके इस चीज़ को निर्धारित करो। लेकिन साथ ही साथ आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जीवन उपयोगी विषयों को भी पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि, भौतिक विज्ञान, क्षेत्र समिति, भूगोल, चिकित्सा, बही खाता आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया, क्योंकि ये सभी विषय जीवन उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक स्तर का उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊपर उठना। तो शैक्षिक स्तर का उन्नयन है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये प्राथमिक स्कूल के उन्नयन के लिए बताया, प्राथमिक स्तर के उन्नयन के लिए कि भाई प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के अधिकार में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। अध्यापकों का प्रशिक्षण। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए और अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए, क्योंकि अध्यापकों का प्रशिक्षण होना जरूरी है। अध्यापक प्रशिक्षित होंगे तो बच्चों को कुछ सिखा सकेंगे। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से वे सभी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मांगों की पूर्ति कर सके, यानी कि जहां जहां से प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी मांग की पूर्ति की जा सके, ऐसे स्थान पर विद्यालय को स्थापित किया जाए। और प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि नॉर्मल स्कूलों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निरीक्षक अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय का ध्यान रखे और इसके संचालन की व्यवस्था करे। पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है उसी में से प्रारंभिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट है कि देसी पाठशालाओं के संदर्भ में। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत की देसी पाठशालाओं का अध्ययन करते हुए उनके महत्व को अच्छी तरह से समझा, जिसमें देश के करोड़ों बालक बालिका विद्वान पंडित और मौलवियों के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और इस महत्व को समझाते हुए आयोग ने लिखा कि ये अत्यधिक संघर्ष होने पर भी जीवित हैं और इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया कि इनमें जीवन शक्ति और लोकप्रियता दोनों है। यदि देसी विद्यालय को मान्यता और सहायता दे दी जाए तो यह आशा की जा सकती है कि अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज्य प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण करेंगे। तो इतनी बात भी समझ में आ गई होगी आपकी। इसके बाद सुझाव। तो सुझाव क्या दिए गए हैं भारतीय शिक्षा आयोग के या हंटर आयोग के? तो सुझाव, आयोग ने देसी पाठशालाओं के उपयुक्त महत्व को ध्यान में रखते हुए
उनके सुधार और विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। तो कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे। समस्त देसी पाठशालाओं को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। जितनी भी देसी पाठशालाएं हैं उन सब को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि इनके संचालन का उत्तरदायित्व नगर महापालिकाओं तथा जिला बोर्ड को सौंप दिया जाए। तीसरी बात बताई गई है कि इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। चौथी बात बताई गई है कि इसमें अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए। और पांचवी बात बताई गई है कि इसके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, सिलेबस में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लाभपूर्ण विषयों का समावेश करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। छठी बात कही है कि इन पाठशालाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग में क्या कहा गया है? तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग, ध्यान रखना नाम भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर आयोग कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने 2 बातों के संबंध में अपने सुझाव दिए। कौन कौन सी बातें थी वो? पहली बात थी प्रसार के उपाय और दूसरी थी दोष निरोधक उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसार के उपाय। तो माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग का सुझाव है कि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा योग्य और अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंप दिया जाए और सरकार इस क्षेत्र से स्वयं जल्दी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्षेत्रों की जनता निर्धन होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का भार अपने हाथों में नहीं ले सकती, जिन क्षेत्रों की जनता निर्धन होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का भार अपने हाथों में नहीं ले सकती, वहां पर आयोग का सुझाव है कि ऐसे स्थानों में सरकार अपने स्कूल खोल सकती है, किंतु ऐसे माध्यमिक स्कूलों की संख्या जिले में एक से अधिक न हो, यानी कि एक ही हो जिले में। दूसरा पॉइंट है दोष निरोधक उपाय। माध्यमिक शिक्षा के दोष को दूर करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने पाठ्यक्रम को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है ए पाठ्यक्रम, जिसको ए कोर्स कहा गया है। तो उन छात्रों के लिए है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना चाहते हो। दूसरा है बे पाठ्यक्रम यानी कि बी कोर्स, और यह पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक हो। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक और असाहित्यिक यानी कि नॉन लिटरेरी कार्यों के लिए तैयार करना हो। पॉइंट नंबर 6, अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से सुझाव दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, स्नातकों यानी कि ग्रेजुएट का प्रशिक्षण काल, इसमें निम्न योग्यताओं के छात्र अध्यापकों की अपेक्षा कम हो। तो छात्र अध्यापकों की अपेक्षा कम हो। पॉइंट नंबर 2, प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक शिक्षा का समावेश किया जाए। तो प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक यानी कि प्रायोगिक शिक्षा का समावेश किया जाए। पॉइंट नंबर 11, शिक्षा का माध्यम। यद्यपि आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के संबंध में कोई निश्चित सुझाव नहीं दिए, किंतु यह कहा गया कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक उचित होगा। किसमें? मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक उचित होगा, किंतु आयोग ने इतनी संस्तुति अवश्य की है कि मिडिल स्कूल के छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य हो जाए। अब बात करेंगे उच्च शिक्षा के संदर्भ में। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, कॉलेज को सहायता अनुदान देते समय अध्यापकों की संख्या
महाविद्यालयों के व्यय और उनकी क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो विद्यालयों के भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि के लिए पृथक रूप से यानी कि अलग से सहायता अनुदान दिया जाए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आशा है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि कॉलेज में विभिन्न प्रकार के व्यापक पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाए। कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यापक पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाए, जिसमें विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुकूल विषयों का चयन कर सके। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए। जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति दें, और अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भेजने की उनकी व्यवस्था की जाए, विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 5, कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रखी जाए। जो कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे ऐसे विद्यार्थी निःशुल्क, तो उनकी संख्या कम हो। पॉइंट नंबर 6, समय समय पर इस प्रकार की व्याख्याओं की व्यवस्था की जाए कि जो विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास कर सकें। मानवीय गुण होने चाहिए बच्चों में, तो ऐसी समय समय पर ऐसी बातें बच्चों को बतानी है कि उनके अंदर मानवीय गुण विकसित हो सके। पॉइंट नंबर 7, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाए जिनके द्वारा उनमें मानवीय गुणों का विकास हो। तो ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, ऐसी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनमें मानवीय गुणों का विकास हो सके। तो मैं आशा कर रहा हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। पॉइंट नंबर 8, कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति के समय यूरोपीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। जो यूरोपीय विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं ऐसे अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए। आयोग ने राजकीय कॉलेजों की अपेक्षा, जो राजकीय कॉलेज हैं उनकी अपेक्षा सार्वजनिक कॉलेजों को प्रोत्साहन दिए जाने का समर्थन किया। और क्या बताया, राजकीय कॉलेजों का संचालन उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां पर जनता सार्वजनिक कॉलेजों की स्थापना कर पाने में असमर्थ हो। क्या बताया कि भाई राजकीय कॉलेजों के संचालन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां पर जनता जो है वो सार्वजनिक कॉलेजों की स्थापना करने में असमर्थ हो। और क्या बताया, इस प्रकार से आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकार को उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उससे सरकार को मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये इस आयोग में बताया गया है। अब बात करते हैं सहायता अनुदान प्रणाली की। तो सहायता अनुदान प्रणाली के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि प्रचलित रूप वुड के घोषणा पत्र के अनुसार सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई थी। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार सहायता अनुदान प्रणाली घोषित हुई थी और उसका रूप भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न था। भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रांतों में प्रचलित सहायता अनुदान प्रणाली का अध्ययन करने पर उसे निम्नलिखित तीन रूप देखने को उसके मिले। पहला है बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं। तो बम्बई या मुंबई में परीक्षा फल वेतन प्रणाली। दूसरा मद्रास यानी कि अब चेन्नई में है, तो चेन्नई में वेतन अनुदान प्रणाली। और तीसरा है मध्य प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत और कुछ सीमा तक पंजाब में नियतकालीन प्रणाली। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भाई मुंबई में परीक्षा फल वेतन प्रणाली, चेन्नई में वेतन अनुदान प्रणाली और मध्य प्रांत या पश्चिमोत्तर जो प्रांत है या कुछ पंजाब का भी जो एरिया है उसमें नियतकालीन प्रणाली। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा आयोग के द्वारा इन तीनों प्रणालियों के गुण एवं दोष की विवेचना कर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए। कौन कौन से सुझाव थे? पॉइंट नंबर 1, परीक्षाफल वेतन प्रणाली को उच्च और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयोग न किया जाए। जो परीक्षाफल वेतन प्रणाली है, परीक्षाफल वेतन प्रणाली को उच्च और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयोग न किया जाए, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयोग करनी है। अन्य प्रणालियों का अनुकरण करने के लिए प्रांतों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए और अन्य जो भी प्रणालियाँ वो यूज करना चाहती हैं उनको कर सकती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट
विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता अनुदान संबंधी नियमों में संशोधन किया जाए। तीसरा पॉइंट है, उपयुक्त नियमों का संशोधन करने में गैर सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों का अनिवार्य रूप से परामर्श लिया जाए। जो भी गैर सरकारी स्कूल है उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके प्रबंधन के लिए अनिवार्य रूप से परामर्श लिया जाए। अगर कोई नियमों में संशोधन करना है तो उसके संदर्भ में। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक सहायता देने में प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, सहायता अनुदान के नियमों को हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जाए। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। और इन्हें गैर सरकारी स्कूलों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाए। पॉइंट नंबर 6, पिछड़े क्षेत्रों वाले विद्यालयों या कम आय के साधनों वाले विद्यालयों को अधिक सहायता प्रदान की जाए। यानी कि जो ऐसे विद्यालय जो पिछड़े इलाकों में, पिछड़े एरिया में हैं, तो ऐसे विद्यालय या जहाँ पर संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है, तो ऐसे विद्यालयों को सहायता अधिक प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 7, सहायता अनुदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे वो विद्यालय सही लग रहा है, वहाँ पर जो टीचर है, वहाँ पर जो अध्यापक है, प्राध्यापक है, वो अच्छे हैं, तो वहाँ पर उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण कुछ और हो और किसी और अन्य विद्यालय के प्रति मेरा दृष्टिकोण कुछ और हो, ऐसा नहीं हो। पॉइंट नंबर 8, सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि विद्यालयों को निश्चित समय पर दी जाए और उसका अनावश्यक व्यय न किया जाए, उसको अनावश्यक खर्च न किया जाए। तो ये बात ध्यान से सुने सभी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री आदि के लिए विद्यालयों को सहायता अनुदान एक निश्चित अवधि तक प्रदान की जाए। मतलब हमें रखना है कि भाई 1 साल तक हम दे सकते हैं, 2 साल तक दे सकते हैं, एक निश्चित अवधि फिक्स होनी चाहिए, निश्चित अवधि तक प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 10, सहायता अनुदान के नियमों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए। जिस विद्यालय को अनुदान दिया जा रहा है, सहायता अनुदान दिया जा रहा है, उसके नियमों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए, जिससे सभी लोग इससे अवगत हो सकें। पॉइंट नंबर 11, सहायता प्राप्त विद्यालयों की आंतरिक भावनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। जो सहायता प्राप्त विद्यालय है उनकी आंतरिक जो भावनाएं हैं, उनकी खुद की सोच क्या रहेगी, तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय स्थिति या दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि यह बात स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संभव विधि से इसका पोषण किया जाए। स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, जन सहयोग स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बालिका विद्यालय से ऐसे स्त्री एवं पुरुषों को सम्मानित किया जाए जो स्त्री शिक्षा में रुचि लेते हों। यानी कि ऐसे स्त्री पुरुषों को हमें इंडिकेट करना है, चुनना है, जो स्त्री शिक्षा में रुचि लेते हों। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे अध्यापकों को चुनना है, ऐसे लोगों को चुनना है। पॉइंट नंबर 2, पृथक पाठ्यक्रम यानी कि अलग पाठ्यक्रम हो। तो आयोग का विचार था कि बालिकाओं का पाठ्यक्रम बालकों से अलग होना चाहिए। बालिकाओं के लिए ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसका उपयोग इनके व्यवहारिक जीवन में हो, यानी कि जैसा हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, महिला अध्यापिकाएं बालिका विद्यालयों में यदि केवल महिला अध्यापिकाएं ही शिक्षण कार्य करें तो बालिकाएं शिक्षा के लिए आकर्षित होंगी। भाई अगर देखो, समझो बात को, अगर विद्यालय में बालिकाएं होंगी तो टीचर भी कैसी होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। अगर महिला टीचर है तो बालिकाएं अपनी बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर सकती है, जहां शंका होगी तो वो पूछ भी सकती हैं। तो महिलाएं होनी चाहिए।
पॉइंट नंबर 4, शुल्क एवं छात्रवृत्तियां। तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शिक्षा निःशुल्क हो। कैसी हो? निःशुल्क हो। इसके अलावा निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। किन छात्राओं को? जो निर्धन छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। सहायता अनुदान उन बालिका विद्यालयों को भी दी जाए जिनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है वहां पर छात्रवृत्तियां ना दी जाए, वहां पर भी छात्रवृत्तियां दी जाए। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है सार्वजनिक कोष। तो स्थानीय संस्थाओं एवं प्रांतीय सरकार के पास में जो भी सार्वजनिक कोष हो, स्थानीय संस्था और प्रांतीय सरकार के पास जो भी सार्वजनिक कोष हो, उसका लाभ उचित अनुपात में बालिका विद्यालय को प्राप्त होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, छात्रावास। यानी कि जिन बालिकाओं को दूर से आने में कठिनाई होती है, ऐसी बालिकाएं जो दूर दराज से आती है, गांव से आती हैं, क्योंकि विद्यालय कहीं कहीं है मान लो कि, तो उस समय दूर दूर विद्यालय थे, तो इसके लिए उन्होंने विद्यालय संचालकों को चाहिए, यानी कि जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं उनको चाहिए कि छात्रावासों की व्यवस्था करें, क्योंकि बालिकाओं को वहीं पर रहना है, तो छात्रावास होना चाहिए, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 7, सहायता अनुदान। तो बालिका विद्यालयों के लिए नियमों में सरलता होनी चाहिए, जिससे उन्हें इसका सहायता अनुदान अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। तो अभी तक ऐसे बालिका विद्यालयों का अभाव है। तो ऐसे बालिका विद्यालयों का अभाव है जिनमें माध्यमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, यानी कि पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। ऐसे स्कूलों की कमी है, अभाव है। अतः माध्यमिक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए इन विद्यालयों में विशेष सुविधाएं दी जाएं। पॉइंट नंबर 9, निरीक्षिकाओं की नियुक्ति। तो बालिका विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोगी निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, जो सहयोग कर सके, ऐसी निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 10, बालिका विद्यालयों का प्रबंध हस्तांतरण। बालिका विद्यालयों का प्रबंध, यानी कि हमें बालिका विद्यालयों का प्रबंध कैसे करना है, तो उसका हस्तांतरण कैसे करना है। तो बालिका विद्यालयों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर देना चाहिए। किसको? विद्यालयों का स्थानीय संस्थाओं को। किसको? स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। जहां पर ऐसा संभव ना हो वहां पर यह कार्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो जहां पर कोई स्थानीय संस्था ना हो तो वहां पर यह कार्य सरकार अपने हाथ में ले। पॉइंट नंबर 11, पर्दा करने वाली महिलाएं और उनकी शिक्षा। पर्दा करने वाली महिलाएं और उनकी शिक्षा। उस समय देश में पर्दा प्रथा बहुत जोर पकड़े हुए थी। प्राय पर्दा करने वाली स्त्रियां अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, और ऐसी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आयोग का विचार है कि ऐसी अध्यापिकाएं नियुक्त की जाएं जो उनके घरों में जाकर के अध्यापन कार्य करें। बात समझ में आ गई होगी भाई। पर्दा प्रथा उन दिनों में थी, तो पर्दा करने वाली महिलाएं भी थी, तो ऐसी महिलाएं, ऐसी शिक्षिकाएं जो पर्दा करने वाली महिलाओं को पढ़ा सके, लड़कियों को पढ़ा सके, उन बच्चों को पढ़ा सके जो पर्दा करते हैं। तो पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा करने वाली महिलाएं एवं उनकी शिक्षा के लिए, तो उस समय देश में पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा करने वाली स्त्रियों को उनके घरों में शिक्षा देनी है। पॉइंट नंबर 12, प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। आयोग का विचार था कि स्त्रियों को अध्यापन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में, तो भारतवर्ष में मुस्लिम समाज हिंदुओं की अपेक्षा अधिक अशिक्षित एवं पिछड़ा हुआ था। मुस्लिम समाज हिंदुओं की अपेक्षा अधिक अशिक्षित और पिछड़ा हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग ने मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। कौन कौन से सुझाव दिए गए? पॉइंट नंबर 1, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्थानीय एवं प्रांतीय कोषों से सहायता प्राप्त हो। तो मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय और प्रांतीय कोषों से सहायता प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 2, जिन विद्यालयों में मुसलमानों की संख्या अधिक हो,
ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक हो, तो वहां के मिडिल और हाई स्कूलों में हिंदी एवं फारसी की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 3, राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में मुसलमानों की संख्या निर्धारित की जाए। यानी कि राजकीय विद्यालय में ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो मुस्लिम हो, तो उनकी संख्या सेलेक्ट कर लो कि कितनी संख्या है उनकी। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल एवं प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। भाई मुस्लिम जो अध्यापक हैं, मुस्लिम जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल एवं प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए मुस्लिम निरीक्षकों की संख्या अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए। यानी कि ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां पर मुस्लिम है, तो मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए मुस्लिम निरीक्षकों की अधिक संख्या हो। पॉइंट नंबर 6, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को सरकार के द्वारा सहायता तथा मान्यता प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 7, सार्वजनिक शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुस्लिम शिक्षा के संबंध में पृथक रूप से वर्णन किया गया है, यानी कि अलग से वर्णन किया गया है। सारी बातों को ध्यान से सुनो। मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुस्लिम विद्यार्थी जो हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 9, मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा, उच्च अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है। तो यहां पर अंग्रेजी लिखा है, उच्च अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है, उच्च शिक्षा आवश्यक है। इसकी उन्नति के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 10, शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियों के पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। बात समझ में आ गई? भाई शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियों के पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनको राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। मतलब जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति राजकीय पदों पर जाएंगे तो उनमें जो है मुस्लिम व्यक्ति जो जा रहे हैं उनका भी अनुपात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 11, देसी मुस्लिम विद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों का समावेश करने के लिए आदेश प्रदान किया जाए। सीधा आदेश दे रहे हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 12, जो संपत्ति मुस्लिम शिक्षा के लिए दी गई है, जो संपत्ति मुस्लिम शिक्षा के लिए दी गई है और जिसका प्रबंध सरकार के द्वारा होता है, जिसका प्रबंध सरकार के द्वारा होता है, उसकी आय केवल मुस्लिम शिक्षा पर ही व्यय की जाए। यानी कि जिसके लिए दी गई है उसका जो व्यय है, जिसका जो खर्च है वो उसी के लिए हो, यानी कि मुस्लिम शिक्षा के लिए हो। पॉइंट नंबर 8, मिशनरी प्रयासों के संदर्भ में। तो मिशनरी प्रयासों के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पहला पॉइंट है, मिशनरी इकाइयां उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। जो मिशनरी यूनिट्स थी वो उच्च और माध्यमिक शिक्षा को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों का आंदोलन ही था। ये आयोग से आशा करती थी कि यह उन्हें उच्च और माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखने की सरकार की संस्तुति करेगा। इसलिए जब आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के हाथ में सौंप देने का सुझाव दिया, स्थानीय संस्थाओं के हाथ में सौंप देने का सुझाव दिया, तो मिशनरियों को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। जो मिशनरी थी उनकी प्राथमिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, उनकी रुचि किसमें थी? माध्यमिक शिक्षा में थी और उच्च शिक्षा में थी। वे तो उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा पर अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। मिशनरियां जो थी वो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर अपना आधिपत्य चाहती थी। पॉइंट नंबर 2, आयोग ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को भारतीय प्रबंधकों के हाथों में सौंपने का सुझाव दिया। ध्यान से सुनो। आयोग ने देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करते हुए यह घोषित किया कि भारत एक विशाल देश है, अतः उसकी शिक्षा का भार भारतीय भावनाओं में रुचि लेने वाली संस्थाओं को दिए बिना कोई सरकार इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। आगे क्या बताया? अतः आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय प्रबंधकों के हाथों में सौंप दिया जाए। किसके हाथों में? भारतीय प्रबंधकों के हाथ में। इस प्रकार से आयोग ने मिशनरियों की सभी आशाओं एवं अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया।
अब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनके विद्यालयों को भारतीय विद्यालयों से निम्न समझा जाता है, कि जो उनके विद्यालय हैं, मिशनरी जो विद्यालय हैं, वो भारतीय विद्यालयों से कम समझे जाते हैं, निम्न आके जाते हैं। दूसरी दूसरी ओर आयोग के इस निर्णय से भारतीयों को यह आभास हो गया कि उन्हें शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना है, और इसके लिए इस उत्तरदायित्व से ही राष्ट्रीय शिक्षा का विकास एवं सुधार संभव है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में, यानी कि हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? समस्या की उत्पत्ति सदैव से ईसाई मिशनरी शिक्षा और धर्म में अटूट संबंध बताती हुई धार्मिक शिक्षा पर बल देती आ रही है। भारत के सभी हिंदू और मुसलमान इन मिशनरियों के शिक्षा तो भारत के सभी हिंदू और मुसलमान इन मिशनरियों के शिक्षा प्रयत्नों पर संदेह करते थे। जो भी भारत के हिंदू और मुसलमान थे, वो मिशनरियों के शिक्षा प्रयत्नों पर संदेह करते थे। वे स्वयं ईसाई धर्म की आलोचना कर अपने धर्म की शिक्षा पर बल देते थे। ईसाई धर्म की आलोचना करते थे और अपने धर्म की शिक्षा पर बल देते थे, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, तो ये सभी थे। सुधार संस्थाओं ने अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को स्थान देने की मांग की। आगे बताया गया है कि समस्या निवारक सुझाव आयोग। तो समस्या निवारक सुझाव में क्या बताया गया है कि आयोग ने धार्मिक शिक्षा की समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार करने के उपरांत कुछ सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान न की जाए। जो भी राजकीय विद्यालय होंगे उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान न की जाए। पॉइंट नंबर 2, गैर सरकारी विद्यालयों के व्यवस्थापक यदि चाहे तो धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध कर सकते हैं। जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, अगर उनके मैनेजमेंट ये चाहती है कि भाई धार्मिक शिक्षा प्रदान करनी है, तो गैर सरकारी विद्यालयों के व्यवस्थापक ये काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को आर्थिक सहायता देते समय उनकी लौकिक शिक्षा का ध्यान रखा जाए। और 10वें पॉइंट में है हरिजन तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के संदर्भ में, यानी कि हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें जो थी वो हरिजन और पिछड़ी जातियों के संदर्भ में क्या थी। तो आयोग ने हरिजन और पिछड़ी जातियों की निष्पक्ष जांच करने पर यह अनुभव किया कि इन जातियों की अति प्राचीन काल से ही अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण पूर्णतः अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई हैं। ये जो जातियां हैं वो अंधकार में डूबी हुई हैं। अतः आयोग ने क्रमशः उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उनमें शिक्षा प्रसार हेतु सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए थे? नंबर 1, सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वार हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिए जाएं। क्या बताया पहले पॉइंट में कि सरकारी नगर महापालिकाओं एवं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वार हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन स्थानों पर इन छात्रों के प्रवेश पर अन्य जातियों के द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है उनके लिए अलग से विद्यालय स्थापित कर दिए जाएं। पॉइंट नंबर 3, विद्यालय में छुआछूत और जाति विभेद को समाप्त करने के लिए जबरदस्ती न की जाए, बल्कि बुद्धिमानी पूर्वक समस्या का समाधान किया जाए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 11, आदिवासी और पर्वतीय जातियों की शिक्षा के संदर्भ में, यानी कि हंटर आयोग ने या भारतीय शिक्षा आयोग ने आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के संदर्भ में क्या बताया? भारतीय शिक्षा आयोग ने आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, सरकार को चाहिए कि वह
स्वयं आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करे। कौन करे? सरकार करे। पॉइंट नंबर 2, इन जातियों की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं, सरकार उन्हें सहायता देकर प्रोत्साहन प्रदान करे। कौन देगा प्रोत्साहन? सरकार देगी प्रोत्साहन। पॉइंट नंबर 3, इन जातियों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा कैसी हो? निःशुल्क हो। अब पॉइंट नंबर 4, शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं होनी चाहिए। किसकी मातृभाषाएं? पर्वतीय क्षेत्रों की के जो जनजाति हैं उनकी भाषाएं, मातृभाषा होनी चाहिए उनकी। पॉइंट नंबर 5, इन जातियों के अध्ययन के लिए शिक्षकों का चुनाव जहां तक हो सके इन्हीं जातियों से किया जाए। यानी शिक्षक भी कहां से बने? उन्हीं जातियों के शिक्षक बने। और इनके लिए नॉर्मल स्कूलों के सरल विषयों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए, जिससे वे थोड़े समय में ही प्रशिक्षित हो जाएं। पॉइंट नंबर 6, इन जातियों के अध्ययन का ढंग इस प्रकार का होना चाहिए कि वे शीघ्र से शीघ्र सभ्य जातियों के संपर्क में आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग जो है वो आपको समझ आ गया होगा। आप इसको वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये बातें आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये तो बनता है।